अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, यूक्रेन ने रूस के ऊपर डेडली अटैक किया है और रूस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूक्रेन हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर जाकर रूस के हवाई अड्डों को टारगेट किया है। रूस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टारगेट किया गया है। ये सख्त नौयत का हमला है और इसमें यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 41 जो बमबार तैयारे हैं उनको गिराया है, उनको ख़त्म किया है। और यूक्रेन का ये भी दावा है कि इस हमले की वजह से रूस को $7 बिलियन का नुकसान हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक हमला था। ये बड़ा हमला था क्योंकि इससे रूस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टारगेट किया गया है। हत्ता कि रूस खुद मान रहा है कि तकरीबन 13 के करीब जो तैयारे हैं उनको टारगेट किया गया है। और ये आम तैयारे नहीं हैं, बल्कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के तैयारे हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। ये न्यूक्लियर वारहेड्स को लेकर जा सकते हैं, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं ये उनको लेकर जाकर अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा इसको आज समझने की ज़रूरत है कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों के हवाले से एक ट्रीटी भी साइन हुई है। उस ट्रीटी की भी यहाँ पे वायलेशन हुई है। इसके साथ साथ रिसेंटली रूस ने अपनी जो जौहरी पॉलिसी है, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, वो भी रूस ने चेंज किया था। उस डॉक्ट्राइन में रूस ने वाज़ेह किया है कि अगर रूस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो रूस भी जौहरी हथियारों से ही जवाब देगा। इसके साथ साथ उस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बड़ा अहम पॉइंट ये था कि अगर कोई गैर जौहरी स्टेट यानी नॉन न्यूक्लियर स्टेट किसी दूसरे मुल्क की हिमायत से रूस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उनके स्ट्रेटेजिक एसेट, न्यूक्लियर एसेट जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो रूस दोनों ममालिक को जिम्मेदार समझेगा और रूस रिटेलिएट करेगा। तो यहाँ से आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन ने ये अटैक किस तरह किया, यूक्रेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, रूस रिस्पॉन्ड किस तरह करेगा और इस सूरत हाल में अमेरिका कहाँ खड़ा है, अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ। यूक्रेन के मुताबिक 18 माह पहले इसकी प्लानिंग की गई थी और इस ऑपरेशन की निगरानी खुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कर रहे थे। यूक्रेन ने क्या किया कि मुख्तलिफ कंटेनर्स में जो लकड़ी के डब्बे होते हैं जिनके जो रूफ से वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, उनमें ट्रकों के ज़रिए ड्रोन्स डालकर रशिया स्मगल किए। अब ये सवाल बड़ा अहम है कि किस रास्ते ये स्मगल किए गए हैं, अभी तक इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ ज़राए का ख्याल ये है कि ये कज़ाकिस्तान का जो रूट है ये इस्तेमाल हुआ है, यानी जो वस्ती एशिया के ममालिक है उनका ये रूट इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल अभी इसका कंफर्म कोई पता नहीं है कि कौन सा रूट इस्तेमाल हुआ है। जब इन ड्रोन्स को स्मगल किया गया तो इन ड्रोन्स को रशिया के जो एयर बेसेस हैं वहां तक पहुंचाया गया और रशिया के 2 एयरबेस, बेलाया एयरबेस जो कि यूक्रेन से 4000 किलोमीटर के फासले पर हैं, और इसके साथ साथ उलाया एयरबेस जो आर्टिक रीजन में है और तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर है। इन दोनों बेसेस को टारगेट किया गया है। 117 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि वीडियो प्रोडक्शन वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में भी इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है वीडियोस बनाने के लिए। बहरहाल इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई थी, तो ये 117 ड्रोन्स थे जो कि यूक्रेन ने इस्तेमाल किए। इन 117 ड्रोन्स को, इनको FPV ड्रोन भी कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, यानी एक बंदा उसको
कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप ड्रोन को जब उड़ाते हैं हवा में, जब वीडियोस के लिए कोई वीडियो आपने बनानी हो तो आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह इन ड्रोन्स को 117 बंदे कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और फिर इन 117 ड्रोन्स को मुख्तलिफ जो एयर बेसेस हैं, ख़ासतौर पर बिलाया और जो उलाया जो एयर बेस है, वहाँ पर इन्होंने अटैक्स किए। इसकी सबसे अहम बात जो यहाँ पर बतानी ज़रूरी है वो ये है कि इन ड्रोन्स को AI की मदद से भी ट्रेन किया गया था। AI का एल्गोरिथम इस्तेमाल करके रशिया के जो मुख्तलिफ त्यारे थे, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं TU-95 और TU-22 की, इन त्यारों को, इन एल्गोरिथम को इस तरह ट्रेन किया गया था कि ये जो ड्रोन्स थे ये डिटेक्ट कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये त्यारा है। मिसाल के तौर पर ये एक त्यारा है, तो इस त्यारे की जो शेप है, इस शेप के ऊपर एल्गोरिथम को इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई मैं ये त्यारा है और मैंने इसको हिट करना है। लिहाजा मसनूई ज़हानत का भी इन हमलों में इस्तेमाल किया गया है। रशिया के दो बड़े अहम त्यारे, जिसमें TU-95 और TU-22 ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स त्यारे हैं, ये भी तबाह हुए हैं। ये इनमें ये बात याद रहे कि इन त्यारों में 4 इंजन्स लगे होते हैं। सुपरसोनिक त्यारे इनको समझा जाता है। इनकी स्पीड अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, और साथ में ये बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन जो अपने साथ कैरी कर सकता है, वेपन जो है, ख़ासतौर पर मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं, हत्ता कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं ये भी कैरी कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये रशिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर ये अटैक हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक 41 इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह किया गया है। अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन ने ये हमला क्यों किया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही है, पीस डील की बातें चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी सख्त नौयत का हमला करना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस हमले की मेन जो ऑडियंस है वो अमेरिका है, टारगेट जो ऑडियंस है। यूक्रेन ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि भाई हमारे पास कार्ड्स है। ट्रम्प जो बातें कर रहे थे कि भाई आपके पास तो कार्ड्स नहीं, आप पीस डील करें, फोर्स कर रहे थे, ज़ेलेंस्की ने पैगाम दिया कि भाई कार्ड्स है, हम कर सकते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट ना भी करें तब भी हम कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं। सेकंड अहम बात जो कि आपको समझनी चाहिए, ज़ेलेंस्की की इस वक्त कोशिश ये है कि अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व किया जाए। अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है कि इस जंग से निकल जाए, इस जंग को ख़त्म किया जाए, ताकि वो अपने तमाम तर रिसोर्सेज, अपनी सोच चाइना के ऊपर मरकूज रख सके, ईस्ट एशिया के ऊपर वो तवज्जो दे सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ये चाह रहा है कि नहीं, अमेरिका को इस जंग से नहीं निकलने देना। इसलिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका के लिए भी एक डायलेमा क्रिएट हो चुका है। इसके साथ साथ इसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। और तीसरा अहम ऑब्जेक्टिव जो कि यूक्रेन इस जंग से, इस हमले से हासिल करना चाहता है, वो पीस डील में, निगोशिएशन में अपनी पोजीशन को बेहतर करना। पूरी दुनिया हत्ता के वेस्ट ये कह रहा है कि भाई जी रशिया जो है वो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर है और यूक्रेन वो बैक फुट पर है। लिहाजा ये कहा जा रहा था, यूक्रेन को फोर्स किया जा रहा था कि आप पीस डील करें, मजीद आप तबाह हो जाएंगे, आप इस जंग को सस्टेन नहीं कर सकते। लिहाजा यूक्रेन ने ये हमला करके ये पैगाम दिया है कि जी हम इस जंग को सस्टेन कर सकते हैं। जो नुकसान पहुंचाया है, यूक्रेन की ये कोशिश है कि इस नुकसान की वजह से रशिया थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मैं जो इससे पहले यूएस डायलेमा की बात कर रहा था, वो ये है कि अमेरिका और रूस के दरमियान एक ट्रीटी साइन है जिसको हम स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं।
स्टार्ट भी इसको कहा जाता है। इस ट्रीटी में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका और रूस के जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक एसेट है, ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने वाले जहाज़ है, जो न्यूक्लियर वारहेड्स को कैरी कर सकते हैं, वो उनको शो करेंगे ताकि सैटेलाइट के ज़रिए उनको नज़र आ सके, एक मॉनिटरिंग के लिए। और ये कोल्ड वॉर के दौरान ये ट्रीटी साइन हुई थी। अब ये ट्रीटी वायलेट हुई है चूंकि रूस के हवाई अड्डों पर ये तैयारे जो थे मौजूद थे और खुलेआम ये खड़े हुए थे। सैटेलाइट के ज़रिए आप उनको इजीली ट्रैक कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसी तरह अमेरिका के जो इस तरह के तैयारे हैं वो भी आपको अमेरिका के अड्डों पर इस तरह नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान ये ट्रीटी साइन है। अब ये ट्रीटी वायलेट हुई है और इस ट्रीटी की वायलेशन की वजह से रूस भी इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। फिर इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रूस ने रिसेंटली अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें तब्दीली की है और उसमें वाज़े कहा है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट रूस के ऊपर किसी दूसरे मुल्क की मदद से रूस के न्यूक्लियर एसेट को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अटैक करने की कोशिश करेगा तो रूस इसको न्यूक्लियर हमला समझेगा और रूस जॉइंट इन दोनों ममालिक को इसका जिम्मेदार समझेगा और रूस रिटेलिएट करेगा। अब अक्सर आप में से ये लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई रूस रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि अब रूस इस वॉर थिएटर को एक्सपैंड करेगा। अब ये जंग मल्टी डायमेंशनल जंग में कन्वर्ट हो चुकी है, पॉलिटिकली भी, मिलिटरीली भी, हाइब्रिड जो वॉरफेयर है वो भी, और जितने भी इलेक्ट्रिक जो वॉरफेयर है वो सारे डायमेंशंस इस जंग में अब इंक्लूड होंगे। पहली बात तो ये आप जहन में याद रखिएगा। सेकेंडली, यूक्रेन के ऊपर उस तरह का हमला नहीं होगा कि जी भाई आए हैं जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था पर्ल हार्बर का जो इंसिडेंट है, क्या जी अमेरिका की तरह जापान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन और जो रूस की जंग है, रूस वॉर ऑफ, ये बेसिकली वॉर ऑफ एटरेशन इसको हम कहते हैं, प्रोलॉन्ग जंग है। रूस की कोशिश है कि स्लोली यूक्रेन की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर किया जाए ताकि वो मजीद एडवांस ना हो। लिहाजा अटैक्स जारी रहेंगे लेकिन उस तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। हाँ, एक चीज जहन में याद रखिएगा कि रूस जो ओरेशनिक मिसाइल है उसके थ्रू वो अटैक्स जारी रखेगा। उस मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो जारी रहेगा और ये मिसाइल वॉर हेड्स साथ लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है, कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर भी। यानी ये न्यूक्लियर जो वेपन्स है या न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, इस मिसाइल के थ्रू वो भी लॉन्च किए जा सकते हैं। और इस मिसाइल की एक खास बात यह है कि ये डीप ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन का जो कमांड सेंटर है उसको टारगेट कर सकता है। और इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 10 स्पीड है। पाकिस्तान और ने जो अभी तैयारे इस्तेमाल किए थे उसकी जो स्पीड थी G10CE के, उसकी स्पीड तकरीबन मैक 1 या 2 थी, इस तरह थी। लेकिन इस मिसाइल की स्पीड मैक 10 है। इसके साथ साथ रूस उस तीसरे मुल्क की मदद कर सकता है जो इस वक्त अमेरिका के साथ जंग के करीब पहुंच चुका हो या जिसके अमेरिका के साथ इख्तलाफात चल रहे हो। लिहाजा रूस अब खुलकर उनको सपोर्ट करेगा। एक और अहम चीज आपको याद रखनी जरूरी है कि चूंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे स्ट्राइक हुआ है, लिहाजा
रूस नेटो की किसी एसेट को भी टारगेट कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि रूस वस्ती एशिया के ममालिक के ऊपर अपने कंट्रोल को एक बार फिर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि शायद ये जो ड्रोन्स ये कजाकिस्तान के जरिए या सेंट्रल एशियन स्टेट के जरिए स्मगल हुए हो। बहरहाल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अब रूस इन वस्ती एशिया के ममालिक के ऊपर अपना जो कंट्रोल है, अपना इन्फ्लुएंस, वो उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि अब ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है और इस जंग का जो थिएटर है वो एक्सपैंड होगा और बहुत ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें सरप्राइजिंग चीज़ें हमारे सामने आ सकती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।